हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम प्लेट विवर्तनिकी के बारे में पढ़ रहे थे और आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फोर्सेज यानी बल। तो देखिए, पृथ्वी के धरातल के ऊपर हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ जो स्थायी नहीं रहती है, तो हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के पीछे कोई न कोई बल हमेशा कार्यरत रहता है। तो आज की वीडियो में हम इन बलों के बारे में ही पढ़ेंगे कि कौन कौन से बल होते हैं, किस किस प्रकार से ये बल कार्य करते हैं। तो देखिए, जो बल हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अंतर्जातीय बल, और एक होते हैं बहिर्जातीय बल। बहिर्जात बल। तो देखिए, जो अंतर्जात बल होते हैं वो पृथ्वी के धरातल के अंदर से लगते हैं, अंदर से ये बल कार्य करते हैं। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक रूप में, आंतरिक भाग से ये बल कार्य करते हैं। और जो बहिर्जात बल होते हैं वो पृथ्वी के बाहरी धरातल पर कार्य करते हैं। धरातल पर ये बल हमेशा कार्यरत रहते हैं। ठीक है, अंतर्जात जो बल हैं पृथ्वी के धरातल के अंदर कार्य करते हैं और जो बहिर्जात बल हैं वो पृथ्वी के बाहरी धरातल पर कार्यरत रहते हैं और कुछ न कुछ हमेशा परिवर्तन करते रहते हैं। ठीक है, तो फिर आगे हम देखते हैं जो अंतर्जातीय जो बल है उनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पृथ्वी के अंदर लगने वाले जो बल हैं उनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहले है आकस्मिक बल, आकस्मिक बल, और दूसरे हैं पटल विरूपणी बल, पटल विरूपणी बल। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगने वाले बलों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहले हमारे हैं आकस्मिक बल और दूसरे हैं पटल विरूपणी बल। तो देखिए, आकस्मिक बल वे बल होते हैं जो अचानक से प्रकट होते हैं और अचानक से ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर ये बल अचानक कार्य करते हैं, अचानक प्रकट होते हैं और अचानक अपना प्रभाव दिखाते हैं। जैसे भूकंप अचानक प्रकट होता है। ज्वालामुखी, भूस्खलन है। ठीक है, मतलब आकस्मिक बल वे बल होते हैं जो पृथ्वी के धरातल के अंदर अचानक ही प्रकट होते हैं, अचानक ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। जैसे भूकंप अचानक प्रकट होते हैं और अचानक ही पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन भी कर देते हैं। जैसे ज्वालामुखी है, अचानक प्रकट होते हैं, और भूस्खलन भी अचानक ही प्रकट होते हैं। मतलब इनका जो कार्य है वो बहुत तीव्र गति से होता है इनके कार्य। फिर पटल विरूपणी जो बल है इनके बारे में हम देखें तो इनका जो कार्य होता है बिल्कुल धीरे धीरे, ये बल धीरे धीरे कार्यरत होते हैं, न कि अचानक। जैसे इन बलों के द्वारा किस चीज़ का निर्माण हो सकता है, जैसे देख लीजिए, एक तो पटल विरूपणी बल के द्वारा जो भी कृतियों का निर्माण होता है उसमें एक तो महादेश जनक, मतलब जिन महादेश जनक बलों के द्वारा महाद्वीपों का निर्माण होता है, महाद्वीपों का। ठीक है, और एक होते हैं बल पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक है, जिससे होता है पर्वतों का निर्माण। तो हमने देखे हैं पटल विरूपणी बल ऐसे बल जो धीरे धीरे कार्यरत होते हैं और अपना प्रभाव भी वे धीरे धीरे ही दिखाते हैं। जैसे पटल विरूपणी जो बल है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं महादेश जनक बल, एक होते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। तो महादेश जनक जो बल होते हैं उनके द्वारा महाद्वीपों का निर्माण होता है, और जो पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं उनके द्वारा पर्वतों का निर्माण होता है। और इन महाद्वीपों और पर्वतों का निर्माण अचानक तो नहीं हो सकता है, इनका निर्माण तो धीरे धीरे ही होता है। इतना समय लगता है, करोड़ों वर्षों कितने लगते हैं, जिसमें हमें पता भी नहीं चलता है कब इनका निर्माण हुआ है। मतलब बहुत ही धीरे धीरे इनमें परिवर्तन होता है और इनका निर्माण होता है।
तो हमने आंतरिक बल में दो बल देखे हैं, एक है आकस्मिक बल जिनका कार्य अचानक होता है, एक है पटल विरूपण बल जिनका कार्य होता है बहुत धीरे धीरे, जिसमें जैसे महादेश जनक बल और जिसका काम है महाद्वीपों की रचना करना, और पर्वत निर्माणकारी बल जिनका काम होता है पर्वतों की रचना करना। ठीक है, फिर इससे आगे हम देखते हैं जो महादेश जो जनक बल है वह भी दो प्रकार से कार्यरत होता है। एक है ऊपरी मुखी, एक है अधोमुखी। ठीक है, तो देखिए ऊपरी मुखी और अधोमुखी जो बल है वो किस प्रकार से कार्य रहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये कोई भी एक स्थलखंड है, ठीक है, और एक स्थलखंड ये है, ठीक है, एक स्थलखंड ये है, ये दो स्थलखंड है। अब इन दोनों स्थलखंडों के बीच वाला जो भाग है जब ऊपर उठ जाता है, इनके बीच का जो भाग है वो ऊपर उठ गया, इनके बीच का भाग, ये दो स्थलखंड है, इन दोनों स्थलखंडों के बीच का भाग जब ऊपर उठ जाता है तो उसे हम कहते हैं ऊपरी मुखी। ठीक है, उसके बाद है अधोमुखी। तो देखिए ये दो स्थलखंड हैं, इन दोनों स्थलखंडों के मध्य का जो भाग है वो नीचे धंस गया, नीचे धंस जाता है, तो उसे हम कहते हैं अधोमुखी। ठीक है, तो हमने देखा महादेश जनक जो महाद्वीपों की जो रचना होती है उसमें दो बल कार्यरत रहते हैं, एक होता है ऊपरी मुखी, एक होता है अधोमुखी। तो ऊपरी मुखी के बारे में हमने देखा कि जब दो स्थलखंड, इन दो स्थलखंडों के बीच का जो भाग जब ऊपर उठता है तो उसे कहते हैं हम ऊपरी मुखी, मतलब ऊपरी मुखी बल जब कार्यरत रहता है तो स्थलखंड ऊपर उठ जाता है। और एक होता है अधोमुखी जिसमें दो स्थलखंडों के बीच का भाग नीचे धंस जाता है। ठीक है, फिर हमारा है पर्वत निर्माणकारी बल। फिर आगे हम पर्वत निर्माणकारी बल के बारे में देखते हैं। तो पर्वत निर्माणकारी जो बल है वो भी दो प्रकार से कार्य करते हैं, एक है तनाव, इनको हम यहाँ देखते हैं। पहला हमारा है तनाव और दूसरा है संपीड़न। तो देखिए जो तनाव है उसके बारे में हम देखें तो ये बल कैसे कार्यरत रहता है। जैसे मान लीजिए दो स्थलखंड है, ये दो स्थलखंड है, ठीक है, और ये दोनों स्थलखंड एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, तो बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और जिससे चटकन और दरारें पड़ जाती हैं। चटकन और दरार मतलब जो तनाव है, तनाव की स्थिति जब उत्पन्न होती है जब दो स्थलखंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में जब गति करते हैं तो मध्य में दरार और चटकन पड़ जाती है, तो इसे हम कहते हैं तनाव। और आगे हम देखते हैं संपीड़न। तो संपीड़न के द्वारा भी दो बल कार्य होते हैं, एक है दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक है वलन, एक है संवलन। तो देखिए वलन के अंतर्गत हम देखें तो दो स्थलखंड जब एक दूसरे की ओर गति करते हैं, दो स्थलखंड जब एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो इनके मध्य कुछ सलवटें पड़ जाती हैं या फिर कुछ मोड़ पड़ जाते हैं, मोड़। ठीक है, तो इस मोड़ को ही हम कहते हैं वलन। मोड़ को ही हम क्या कहेंगे? वलन। जैसे मान लीजिए दो पेपर हैं, ठीक है, हमने दो पेपर लिए और उन दोनों पेपरों को हमने आपस में रगड़ा, मतलब इसको एक पास में लेके आए और हम उनको और अधिक पास में लेके आएंगे तो वो उनके ऊपर एक सलवटे से पड़ जाएंगी। तो इस प्रकार से वलन की स्थिति में भी यही होता है कि दो चट्टानें होती हैं या फिर दो स्थलखंड होते हैं। इन दो स्थलखंड जब आपस में एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो इनके बीच में मोड़ पड़ जाते हैं और इन मोड़ को ही हम कहते हैं वलन। ठीक है, तो ये हमारे हो गए अंतर्जात बल। उसके बाद में हम बात करते हैं बहिर्जात बलों की। तो देखिए हम बहिर्जात बलों के बारे में हम देखते हैं। तो ऐसे बल जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर कार्य करते हैं उन बलों को हम कहते हैं बहिर्जात बल। पृथ्वी के ऊपर जैसे अपक्ष
अनाच्छादन के रूप में बहिर्जात बल कार्य करते हैं और इन अनाच्छादन को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक है अपक्षय और एक है अपर्दन। देखिए, पृथ्वी के धरातल के ऊपर जो भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को या फिर उस परिवर्तन के पीछे जो भी बल कार्यरत रहते हैं उस बल को हम कहते हैं बहिर्जात बल। और ये बहिर्जात बल किस किस प्रकार से कार्य करते हैं वो हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी चट्टान है, ठीक है, कोई भी चट्टान, उसके ऊपर कोई भारी बल कार्य हुआ, जैसे हवा है, पानी है, ठीक है, और जो हिमनद है, ये जो कारक है उस कारकों के द्वारा कोई चट्टान वह कोई भी चट्टान है वो टूट गई और वह चट्टान टूट कर अपनी जगह बिखर गई, ठीक है, कोई भी चट्टान है वो अपनी जगह टूटकर बिखर गई, उसको हम कहेंगे अपक्षय, ठीक है। और फिर उस चट्टान को टूटी हुई जो चट्टान है वह टूटी हुई चट्टान है जब जो कारक है, अपर्दन के जो कारक है, उस अपर्दन के कारकों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह कर चली गई, उसे हम कहेंगे अपर्दन। इसके कारक कौन कौन से होंगे? जैसे हवा के द्वारा जब हवा है जो उस चट्टान के टुकड़ों को अपने साथ उड़ा कर ले जाती है, उसके अलावा जल है तो जल भी अपने साथ बहा कर ले जाता है चट्टान के टुकड़ों को, तो उससे हम कहेंगे अपर्दन। मतलब किसी भी चट्टान का एक जगह टूटकर बिखरना होता है अपक्षय। उस बिखरे हुए टुकड़ों को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो बहकर चले जाते हैं उसे हम कहते हैं अपर्दन, ठीक है। तो अपक्षय और अपर्दन के द्वारा भी पृथ्वी के धरातल के ऊपर अनेक कृतियों का फिर स्थलाकृतियों का निर्माण होता रहता है, ठीक है। तो देखिए आप इसके बारे में एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने पढ़े हैं बल, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, इसके बारे में आप समझिए। जैसे अंतर्जात बल है पृथ्वी का धरातल, ये पृथ्वी का धरातल है, इसके नीचे जो बल कार्यरत रहते हैं उसे हम कहते हैं अंतर्जात बल। और इन बलों के द्वारा पृथ्वी के ऊपर इन बलों ने धरातल के ऊपर कार्य किया और धरातल के ऊपर एक स्थलाकृति का निर्माण कर दिया। जैसे मान लीजिए पर्वत का निर्माण उन्होंने कर दिया। ये पर्वत का निर्माण किसके द्वारा किया गया? अंतर्जात जो बल है वो लगा पृथ्वी के धरातल के अंदर से और उसके द्वारा पृथ्वी के ऊपर पर्वत का निर्माण हो गया, ठीक है। और फिर जब बहिर्जात बल होते हैं जिसमें अपर्दन और अनाच्छादन कार्य करते हैं, तो अपर्दन के साधनों के द्वारा ये जो चट्टान है, मतलब ये जो पर्वत है वो उसका कटाव होता गया और यह जो कटाव होता गया, उसका यह जो पर्वत है वो घिसता चला गया, ठीक है। और उस प्रकार से यह जो पर्वत है वह और छोटा होता गया, उसका और कटाव होता गया, ठीक है। और फिर लास्ट में यहाँ पे एक समतल जमीन हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है। अंतर्जात बल हमेशा पृथ्वी के ऊपर असमानताएं विकसित करता रहता है और जो बहिर्जात जो बल है वो पृथ्वी के ऊपर लगातार समानताएं विकसित करता रहता है। मतलब अंतर्जात जो बल है पृथ्वी के ऊपर इन्होंने पर्वतों की रचना की और बहिर्जात बल ने पर्वतों को काट कर यहाँ पे समतल जगह स्थापित कर दी, ठीक है। यही प्रक्रिया प्रकृति में हमेशा निरंतर होती रहती है, यही चक्र हमेशा चलता रहता है। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने बल के बारे में पढ़ा है और कल की वीडियो में हम जो हमारे जो पर्वत महादेश जनक है और जो पर्वत निर्माणकारी बल है इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।